मैं एबटाबाद में पैदा हुआ था, जो डिस्ट्रिक्ट हज़ारा में है, NWFP, विच इज़ इन पाकिस्तान नाउ। और वैसे हमारा गांव जो है वो डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा, जो पाकिस्तान में, उस डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जंडियाला शेर खां। वो गांव की बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि हीर रांझा की हीर लिखने वाले वारिस शाह उसी गांव के थे। फिर हम लाहौर में थे। 46 में या 47 के बिगनिंग में तरह तरह के जुलूस निकलने शुरू हुए, औरतों के अलग, मिले जुले अलग, बच्चों के अलग। एक जुलूस निकलता था कि लाल किले से आई आवाज़, सैगल ढिलो शाहनवाज। हमें इसका कुछ पता नहीं कौन है, लाल किले में कैद कौन है, सैगल साहब कौन है, ढिलो शाहनवाज कौन है। भीड़ में शामिल हो जाना है। पुलिस वालों ने पकड़ लिया, आधा घंटा रोक के ज़रा डांटा और समझाया। तो उन्होंने, थानेदार साहब ने पिताजी को फ़ोन कर दिया कि जी ऐसा ऐसा है। तो रात को सोए हुए थे तो पिताजी कहने लगे तुम क्या बोल रहे थे? मैंने कहा जी लाल किले से आई आवाज़, सैगल ढिलो शाहनवाज। कहने लगे कौन है ये सैगल ढिलो शाहनवाज? मैं कहा जी मैं क्या जानूँ। फिर मुझे उन्होंने सारा ये कहानी बताई कि INA, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र की, तो 3 कैदी हुए थे, सैगल ढिलो शाहनवाज, जो लाल किले में थे और उनका मुकदमा चल रहा था, जिसको भोला भाई देसाई लड़ रहे थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू उसको असिस्ट कर रहे थे। शाहनवाज साहब बाद में मिले भी, मंत्री बन चुके थे। सैगल साहब से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनकी बेटी से हुई थी। बहरहाल उसके बाद जो नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, और तलवारें और रस्सी और चाकू और बम फटने लगे और पाकिस्तान बनना है ज़रूरी हो गया, मुल्क का बंटवारा ज़रूरी है। ये सब कुछ सुलह सफाई से हो सकता था। बंटवारे होते हैं, घरों में भी होते हैं, लेकिन इस तरह कत्लेआम नहीं होता। मैंने बड़े सीनियर मीडिया पर्सन इंद्र कुमार मल्होत्रा जी का एक आर्टिकल पढ़ा था, 5-6 साल हुए। उन्होंने लिखा कि एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने बलोच आर्मी को पैसा दिया था ये कत्लेआम शुरू करने का। उन्होंने ये भी लिखा था कि नाउ डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल। तो हमारे शेखुपुरा में एक रात को 40,000 आदमी मारे गए। हमारे परिवार के 100 से ज़्यादा, जिसमें मेरा सगा चाचा भी था। ये बड़ी भयानक यादें थी। मेरे पिताजी अमन कमेटी के प्रेसिडेंट थे। गांव से आए हुए लोग मोहल्ले में रहते थे, फैक्ट्री में पिताजी के काम करते थे। वो अपने घरों को चल दिए, सब पहरा दें, और कहीं से खबर आ जाए कि कत्ल हुआ या दंगा हुआ है तो पिताजी को जाना पड़ता था। माँ हमारी को फिट पड़ जाते थे, गर्व से भी थी। मैं और मेरी छोटी बहन ललिता, हम कभी प्यास से उनका फिट खोलते, कभी क्लोरोफार्म से। तो वो एक दहशत और डर जो बैठी है। अब भी कोई ज़्यादा शोर हो जाए तो मैं ज़रा डर सा जाता हूँ। उसके बाद ठीक है, कोई लाशों में दबा, कोई खून से लथपथ हुआ, कोई ट्रेन से पहुंचा, कोई छुप के पहुंचा, कोई कैसे पहुंचा। उसके बाद हम लाहौर से दिल्ली किंग्सवे कैंप, रिफ्यूजी कैंप में आ गए। जवाहरलाल नेहरू जी से बहुत बार मिला और बड़ी अच्छी तरह मिला। ये हुआ कि किंग्सवे कैंप में गांधी जी तशरीफ़ लाए थे।
ना जाने क्यों उस वक्त कुछ बच्चे या कुछ बड़े भी इस पार्टीशन से खिलाफ के घर से बेघर हो गए। तो उनको ऐसा लगता था कि ये जो कुछ हुआ है इसे गांधी जी की वजह से हुआ है। तो कुछ पत्थरों से मतलब उनका वेलकम हुआ और उन बच्चों में मैं भी शरीक था। बच गए इसलिए कि कोई पत्थर मैंने नहीं मारा। तो दूसरे दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आना था, वो मेरे पिताजी ने, और कैंप कमांडर होते थे मिस्टर जैन। तो बैठने की जगह तो कोई नहीं थी, एक बैरक में हॉस्पिटल बना हुआ था, वहाँ मुलाकात हुई। अंदर गए तो बातें कुछ होती नहीं, तो मैं भी कहला गया था। तो पूछा कि कल महात्मा जी पे कुछ पथराव बच्चों ने किया है। मैंने कहा जी मैं उनके साथ था लेकिन मैंने पत्थर नहीं मारा। कहता है ऐसे लोगों का साथ भी छोड़ दो जो पत्थर मारते हैं। मार्केट में जो चीज़ कम मिले ना वो याद रहती है, इसलिए आप मेरी फिल्मों का नाम ले रहे हैं। देशभक्ति ना पढ़ाई जाती है ना सीखी जाती है, ये अपने जज्बात हैं, अपने इमोशन हैं। और हो सकता है को पार्टीशन में या अपने पिताजी के रवैये से, जो उनका रवैया था, मतलब एक शाम को खबर मिली कि मेरे चचा उनके सगे भाई छोटे भाई का कत्ल हो गया। तो छोटे भाई का कत्ल हो जाए तो आदमी पागल होकर दीवारों से सर ही मारेगा, और कोई रिश्तेदार नहीं, पहचान वाला नहीं, पड़ोसी पता नहीं कौन से जगह से आए हैं, मुल्तान से आए हैं, जेलम से आए हैं। किसी तरह दुखी लोग दुखियों की सहायता करते हैं। हम बच्चे थे, ठीक है, खाना वाना खिलाया, सो गए। मुझे 3 बजे उठाया उन्होंने, उठो और जाके नहाओ। कोई बाथरूम बैरक के साथ नहीं थे, कॉमन बाथरूम थे। गए, नहाया, जब लाल किले चलना है, चलिए तो 1.5 मील दूर पीजो कैंप से तिमारपुर से बस पकड़नी पड़ती थी। चला गया समय पे लाल किले पे। पंडित जवाहरलाल नेहरू आए। मेरा जहाँ तक मेरी याददाश्त है वो 15 अगस्त नहीं थी, वो 16 या 17 अगस्त थी। अगर मेरी गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन इस बात को कंफर्म कर लीजिए कि वो 15 अगस्त नहीं थी। बहरहाल जब पहली बार लाल किले पे तिरंगा झंडा लहराया गया तो मैं उन चंद खुशकिस्मत बच्चों में से हूँ जिसने वो अपनी आंखों से देखा। और मैंने ये देखा कि जब जवाहरलाल जी भाषण दे रहे हैं, क्या भाषण दे रहे हैं ये मेरे भेजे में नहीं आ रहा था, लेकिन लोगों के साथ साथ पिताजी भी तालियां बजा रहे थे और सब कुछ हंस रहे थे। कुछ जो भी हुआ, एंड में जय हिंद, तो पिताजी भी उतने जोश से बोले। मैं इतना हैरान था कि रात को खबर मिली, रात को ये दीवारों से अपना सर टकरा रहे थे, और सुबह इस आदमी का रवैया ही बदला हुआ है। एक घटना वहाँ घटी, धूप होती है 15 अगस्त को, थोड़ी सी बारिश भी हो जाती दिल्ली में, तो हुमस बहुत थी। तो पानी के 2-3 गिलास से भैया जी बैठे हुए थे, मैंने पी लिए। तो उन्होंने मुझसे पैसे मांगे, जो मेरे लिए एक बहुत शौक़ था, क्योंकि हम लोग तो लाहौर में छबील लगाते थे, प्यासों को पानी पिलाते थे। हमारी संस्कृति में भी है कि पानी पिलाना पुण्य का काम है। तो टका 2 पैसे वाला उसने मांगा, तो मैंने पिताजी से कहा, पापा जी ये तो पैसे मांग रहा है। कहले ये आज़ादी की छोटी सी कीमत है, इससे बड़ी बड़ी कीमतें दे चुके हैं। शायद वो बात कहीं सबकॉन्शियस में असर करती रही हो, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान बना और मुस्लिम से कोई नफ़रत ना हो, कोई रिलीजन से नफ़रत ना हो। तो लाल किले के सामने ही जामा मस्जिद पड़ती, भीड़ इधर उधर हो गई। वो मुझे जामा मस्जिद के बाहर ले गए थे और कहने लगे हम मत्था टेक ले। मैंने कहा ये तो मुसलमानों की। कहते हैं बेटे जिन्होंने सब कुछ किया वो गड़बड़ थी, पूजा स्थान सभी होते हैं। और मुझे एक लगा कि तालाब में अगर एक मछली गंदी है तो इसका मतलब नहीं कि दोष दूसरियों का भी है। तो
तो उसने मेरे में जो एक फंडामेंटलिज्म होता है, फंडामेंटलिज्म वालों के मैं बहुत खिलाफ हूँ। उनका अपना अपना अपनी अपनी मान्यता है। इंसान की ज़िंदगी में सरिता चाहिए नदी की। तो मैं फंडामेंटलिज्म में या तासुब में या जात पात के झगड़े में नहीं पड़ा। ये इसका क्रेडिट मेरे पिताजी को जाता है। अगर मेरे में कुछ प्रेरणा आई किसी बात की तो मेरे हीरो मेरे पिताजी हैं। मैंने माँ से या दूसरों से रामायण भी सुनी, कृष्ण जी के बारे में भी सुना, गुरु नानक देव जी के बारे में भी सुना बचपन में। लेकिन जो मैंने खुद पढ़ा, इन महात्माओं का, इन महापुरुषों की जगह अलग है, लेकिन मेरे भीतर एक इंसान था जिसको भगत सिंह बहुत पसंद आया। लेकिन उन पे कोई किताब नहीं थी और उससे पहले 2 फिल्में बन चुकी थी। एक में बड़े सुलझे हुए कलाकार थे जिनको, जैसे मुझे आप लोगों ने भारत कह दिया, वो राम राज्य के राम थे, प्रेमदीप साहब। स्मृति विश्वास जी साथ में थी। वो फिल्म अच्छी भी नहीं थी और चली भी नहीं। उसके बाद एक अच्छे टेक्नीशियन थे विश्राम बेडेकर साहब, उन्होंने शम्मी कपूर साहब के साथ बनाई। प्रेमनाथ जी टॉप की उस वक्त, बॉडी चंद्रशेखर आज़ाद, वो भी नहीं चली थी। लेकिन मेरा शौक़ था, मैं दिल्ली से, अमृतसर से हिंदू पेपर की लाइब्रेरी में बैठ के उस पर काम करता रहा। तो स्क्रिप्ट जब तैयार हो गया तो मैंने एक बार, मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं केवल पी कश्यप, जिन्होंने पब्लिसिटी का एक ट्रेंड स्टार्ट किया था और शुरू में उन्होंने मेरी तस्वीरें छपवाने में भी बहुत मदद की। तो कहने लगे यार मैं पब्लिसिटी तो तंग आ गया हूँ, मैंने कहा प्रोड्यूस कर लो फिल्म। कहने लगा प्रोड्यूस करनी है। मैंने कहा उन दिनों हमारे साथ साधना जी थी, आशा पारक जी थी, सायरा जी आई थी। मैंने कहा किसी एक को ले ले तो बना ले। कहने लगा नहीं, मैं कहानी वो बनाऊँगा भगत सिंह। मैंने कहा इसमें हीरोइन नहीं है, पिक्चर बिकेगी कैसे? कहने लगा यार जो होगा देखे तो। मैंने कहा चल, सरफरोशी की तमन्ना है तो चल, रूखी सूखी खाएंगे और इसको बनाएंगे। फिर केवल जी और एस राम शर्मा पहले माँ जी से मिलने, भगत सिंह जी की माता जी को मिलने पंजाब गए। फिर लुधियाना के एक हमारे प्रिय मित्र थे राज सोनी साहब, उन्होंने हमें लुधियाना जेल की फैसिलिटी दिलवा दी। यही था कि मेरे घर वाले भी कहते थे कि भगत सिंह, हु इज़ इंटरेस्टेड इन भगत सिंह, कौन देखेगा। मैं उनकी माताजी से मिला बहुत बार। माताजी ने मुझे देख के सर से पांव तक टटोला और अपने भगत सिंह के जो छोटे भाई थे जी कुलतार सिंह, उनसे कहा कि हाँ उससे मिलता जुलता है। हॉस्पिटल में दवाई नहीं खा रही थी तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आप बोलिए। तो मेरे बोलने से मैंने कहा माँ जी दवा खा लीजिए, तो उन्होंने दवाई खाई। अच्छा, बहुत प्यार दिया। उसके बाद हमको जब अवार्ड मिले तो भी मेरे पिताजी पंजाब में गांव में गए और उनको दिल्ली में लाए। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, शहीद केवल साहब की पहली पिक्चर थी जिसको 3 नेशनल अवार्ड मिले थे। और मैंने जो 4-5 साल रिसर्च की थी, मुझे उसका सिला तब मिला जब सरकार ने उसको सही डॉक्यूमेंट माना और मैं पहला राइटर हूँ जिसको नेशनल अवार्ड एज ए राइटर मिला, स्टोरी राइटर। भाई हॉल में इंदिरा जी ने पाँव में छुए, स्टैंडिंग ओवेशन, 10 मिनट तक तालियां बजती रही। हमको जो कुछ मिला माँ के अर्पण कर दिया। फिर संबंध रहा, भाइयों से रहा, माता जी से रहा। एक ज़िंदगी के कुछ पावन पल जो हैं उनकी चरणों में, उनकी सेवा में गुजरे। शास्त्री जी प्रीमियर पे आए थे, तब वो प्रधानमंत्री थे और 1965 की जंग के बाद दिसंबर में पिक्चर देख के वो उस रॉ में बह गए थे, भावनाओं में बह गए थे। तो सुबह उन्होंने 7 बजे चाय पे बुलाया और शाबाश और दी और
पीठ थपथपाई और फिर एक अजीब से मूड में चले गए। मेरी आंखों में देखा, कहने लगे, मैंने नारा दिया जय जवान जय किसान, क्या इस पे फिल्म बन सकती है? स्पॉन्टेनियसली मेरे हाथ उनके पाँव पे चले गए। मैंने कहा बाबूजी आपका आशीर्वाद है, बनेगी। बहुत बार कह चुका हूँ कि मैंने कहा पेन दे दो, डायरी लेके दे दो। मैंने ट्रेन में 24 घंटे में कहानी लिख ली और प्रेरणा होती है, इन लोगों ने प्रेरणा दी थी। तो 7-8 दिन में स्टोरी हो गई थी, स्क्रीन पे डायलॉग लिखे गए। तो उसमें पहले नाम जैसे आमतौर पे हीरो का नाम राम शंकर ऐसा रखा जाता है कि गुड कैरेक्टर, मैंने भी राम रखा था, रामू। फिर मैंने सोचा कि किसानों का देश है भारत, तो गांव में बसता है, तो मैंने उसका नाम भारत रख दिया। अब वो हमारी जनता जनार्दन भी इतनी सखी हातम है कि उनको कोई चीज़ पसंद आ जाए तो वो फूलों की, आशीर्वाद की, प्यार की, स्नेह की बरसात कर देते। उसने जनता जनार्दन ने मुझे भारत बना दिया। मैंने इसे सोच के भारत नाम नहीं रखा था। उस वक्त एक पोस्ट इंडिपेंडेंस का ये था कि लोग गांव से शहर भाग रहे थे, खेत सूने हो रहे थे। उस वक्त आबादी 40 करोड़ थी। तो किसके लिए शहर भाग रहे हैं? दाल रोटी के लिए। अब दाल रोटी पैसों से तो नहीं मिल जाएगी, मिलेगी तो खेतों से। वो जो छोटा भाई खेत छोड़ के ग्लैमर ट्रक हो जाता है शहर के लिए, उसको वापस खेतों में लाना था। और नारा था जय जवान जय किसान। उसी किसान को जो आपको अन्न देता है वो देश की रक्षा कैसे करता है, उस पर बेस हुई और अपने आप में एक इतिहास बन गई उपकार। अगर आप किसान की ज़िंदगी, मैंने सिर्फ दिन सुबह से लेके शाम तक नहीं, मैंने रात की भी बताई थी कि रखवाली कैसे करते हैं। अब जैसे कि ये मेरे देश की धरती गीत ले लीजिए, इसका पहला पूरा मुखड़ा था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, जवानों भर लो झोलियाँ खुशी से बोलो बोलियाँ। मैंने कहा गोल्डी मारो इस 2 लाइनों को, नहीं चाहिए, मुझे इतना ही चाहिए, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। हाँ, एक बात उन्होंने पूछी थी, रंग हरा हरी सिंह नलवे से, हरी सिंह नलवा कौन है? यहाँ वाले नहीं जानते थे। तो मैंने बताया, मैंने कहा आप समझ लीजिए। सुबह रिकॉर्डिंग 10 बजे शुरू हुई, बरसात का मौसम था, बारिश हो रही थी, और सुबह 3-4 बजे ख़त्म हुई थी। मैंने सोचा कि जब मैं लाहौर से दिल्ली आया तो मैं दिल्ली को मिस करता, लाहौर को मिस करता था। फिर लाहौर से मुंबई में आया तो मैं दिल्ली से लाहौर मुंबई आया तो मैं दिल्ली को मिस करता हूँ। ये जो लोग विदेश चले जाते हैं वो देश को मिस करते होंगे। फिर एक कुछ ऐसा मिलता जुलता छोटा सा किस्सा मेरे परिवार में हुआ, मेरे ससुराल में। वो मेरी पत्नी ने सुनाया, उसने एक आइडिया सा मेरे को बना के सुनाया जो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने पश्चिम को किसी भी सीन में बुरा नहीं बताया। एक दूसरे की अच्छी चीज़ें अपनाना अच्छी बात है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में आके अपने संस्कारों को, मर्यादा को, अपनी जड़ों को भूल जाना, ये गलत है। तो प्रेम धवन साहब ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है गीत में कि जिस जगह पैदा हुए उस जगह निकले दम, आखिर में तो मट्टी खींचती है। तो ये है कि आप वहाँ पढ़ाई के लिए गए हैं। भारत में विज्ञान को पीछे रख दिया गया क्योंकि मुगलों का शासन रहा, अंग्रेज़ों का रहा।
हमारे यहाँ ज्ञान था, और जो ये विज्ञान है आज का, वो ज्ञान में है। हमारा ज्ञान जो है वो विज्ञान से नहीं है, विज्ञान हमारे ज्ञान से है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। और उसकी पहली 4 लाइनें जो शुरू होती है उस पर किसी ने गौर नहीं किया। भारत दिल है उस पूरब का जिस पूरब ने हर ज्ञान दिया, दिए बुद्ध मोहम्मद और ईसा, गीता बाइबल कुरान दिया। मैंने बहुत कम फिल्मों में काम किया, शायद 50 भी नहीं हुई, लेकिन मैंने हर तरह का कैरेक्टर किया। बेईमान का किया, सन्यासी का किया है, पहचान में गंगाराम का किया है, 10 नंबरी किया है, दो बदन में अंधे लवर का किया है, पत्थर के सनम में एक रोमांटिक छेड़छाड़ वाला हीरो किया है, ये वो कौन थी में एक हॉन्टेड डॉक्टर, और गुमनाम में एक श्रूड CID वाला आदमी, हिमालय की गोद में एक आदर्शवादी डॉक्टर। तो कोई ऐसा रोल नहीं जो मैंने ना किया हो। और कोई ज़्यादा काम करने के लिए मेरा पता नहीं क्यों मेरा दिल किया कि हम अच्छी गाड़ी में घूमते हैं, अच्छे मकानों में रहते हैं, बंगलों में, फ्लैटों में, हमारे बच्चों को सभी सहूलतें मिलती हैं, लेकिन ये पैसा कहाँ से आता है? सरकार तो टैक्स में ले जाती है, सरकार तो कुछ देती नहीं है, तो पैसा देता कौन है? ये जनता जनार्दन। ये हाथ गाड़ी चलाने वाला, ये साइकिल रिक्शा चलाने वाला है, एक वक्त के पेट का काट डालेंगे, रोटी नहीं खाएंगे, मगर फिल्म देख लेंगे। तो एक नागरिक का, एक फिल्ममैन का ये कर्तव्य बनता है कि उसको कुछ अलग नई चीज़ दे जो वो कहे कि हाँ भाई हाँ, उसको एक अंदर से तसल्ली हो। शोर मैंने मनाई एक दिन, कोई 6-7 साल हुए, 5 साल, मेरे सर्वर ने मुझे रात को जगाया, साहब देखिए शोर आ रही है। ऐसे मेरी आँख खुल गई, मैंने देखा, मैंने कहा DD पे मैंने कब दिया क्या ये साइकिल के शॉट वैसे? तो पता लगा उसमें कि ईरानियन फिल्म डायरेक्टर ने फिल्म बनाई द साइकिलिस्ट। वो मेरा एक सीक्वेंस था कि बच्चे के लिए मैं साइकिल चलाता हूँ, तो उन्होंने फिल्म बनाई कि बीवी के लिए पैसे चाहिए बीमारी के लिए, तो साइकिल चलाते हैं। और उस फिल्म की हमारे मीडिया ने बहुत तारीफ़ की, और उस फिल्म ने अवार्ड भी बहुत जीते। और मेरी शोर को मीडिया ने बड़ा कंडेम किया। मेरी हर फिल्म को कंडेम किया गया, लेकिन उसके 20-25 साल बाद पूछते हैं कि साहब वो कमाल पिक्चर थी। आजकल न्यूज़पेपर क्या कहते हैं? आज आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, मुसाफिरों से बात होती है, अपने स्टाफ से बात होती है, क्या उनका मूड क्या है? बिटर है, स्वीट है, क्या प्रॉब्लम्स हैं? तो मैंने नावल तो कभी पढ़ा नहीं, और मैंने ना किसी हिंदी या ना किसी इंग्लिश पिक्चर की कॉपी की है। हाँ, और जिन्होंने की भी है उन्होंने अवार्ड भी वसूल किए हैं, लेकिन मैंने ये अच्छी थी फिल्म या बुरी थी, माई सिनेमा इज़ माई सिनेमा। तो लगा कि एक ज़रा हट के भी फिल्म हो जाए। एक आइडिया आ गया था। आइडिया कैसे आया था? दिल्ली में मेरा एक छोटा सा खेत था, जिसको बगैर हमसे पूछे हुए सरकार ने छीन लिया। हमारा सरनेम गोस्वामी है। गोस्वामी का गाय से कोई संबंध नहीं है। गोस्वामी का मतलब है भूमि के मालिक। वो हमसे वो ज़मीन छीन ली गई, तो मतलब मैं तो गोस्वामी भी ना रहा, भूमि अधीन हो गया मेरा, तो भूमि भी छीन ली बगैर पूछे। और वो कानून भी वो जो 1894 में अंग्रेज़ों ने बनाया था। हमारे लीडरों को ये भी नहीं पता कि कौन सा कानून कब बना था, कब नहीं बना था। दिल दुखता है, चोट पड़ती है, तो आवाज़ के ज़ख्म से खून टपकता है इस शहर में। लेकिन
देश की हवा या देश की मिट्टी राजनेताओं से अलग है। मैं नमन करता हूँ इस मिट्टी का, मैं इन हवाओं का, इस परंपरा का, इस मर्यादा का। नेताओं का नमन नहीं करता। मैं किसान का कर लूँगा, देश की सीमा पे रक्षा करते हुए जवान का नमन कर लूँगा, और किसी का नहीं करूँगा। रोटी कपड़ा मकान का आइडिया आया मुझे। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज़ आई थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन में एक लड़के को बीए की डिग्री मिली, उसने लेके वहीं फाड़ दी कि ये यूज़लेस है, ये हमको नौकरी सिक्योर नहीं करती। वो मेरे दिल को टच कर गई थी। जो सीन उस फिल्म में है, उस बुनियाद उसने, प्रेरणा उस सीन ने दी थी। आप उन हालात से नहीं गुजरे जिन हालात से मैं गुजरा हूँ। कुछ चीज़ें अपनी ज़ाती ज़िंदगी से भी मिल जाती हैं। किसी को मिलना हो और बारिश से आपके कपड़े भीग जाएं तो बड़ी शर्म आती जाके मिलते हुए। और यहाँ ट्रेजेडी ये थी कि उस पात्र ने इंटरव्यू के लिए जाना था, इसलिए वो बारिश में बाहर आके उसके साथ लिपट नहीं जाता कि मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। द ट्रेजेडी ऑफ ए मैन। उसमें गाना रोमांटिक था लेकिन दर्द भी था। लिरिक्स वाइज तो और नहीं, बस और नहीं था, बहुत गहरा। वैसे मीनिंगफुल गाना और स्वीट गाना मैं ना भूलूँगा। हाँ, जनता पसंद तेरी दो टकियाँ दी नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए। लोगों को आइडेंटिफिकेशन लगी कि उनको ये पता लगा कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे कितना जुल्म किया। बाकी जो है फिल्म की कहानी में अगर आदमी आइडेंटिफिकेशन देख ले और उसकी रवानी, उसका रिप्रेजेंटेशन ठीक हो, इमोशंस हो, म्यूज़िक हो, वो फिल्म हिट हो जाएगी। बहुत बड़ी हिट थी फिल्म, अपने ज़माने की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। और ये दिलीप कुमार साहब की सेकंड इनिंग की बिगनिंग थी। क्रांति की ख़ास बात उसकी कहानी और देशवासियों को ये याद दिलाना कि हमारे भूतकाल में हम पे क्या क्या जुल्म हुए, और वो अच्छी तरह इमोशनली बताए गए। सबसे स्कोरिंग पॉइंट वो था। बड़ी स्टार कास्ट कोई हिट फिल्म की गारंटी नहीं है। बड़े बड़े स्टार्स के साथ फिल्में बनी जो फ्लॉप हो गई। फिल्म देखिए, अनाज उसी खेत में उगेगा जिसकी ज़मीन उपजाऊ हो। आपकी स्टोरी का आइडिया ऐसा होना चाहिए कि जिस पे आप फिल्म बना सकें। मेरा सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट था जिसमें सारे पात्रों के नाम बदल दिए गए। 16 रुपए की जमा करवा के एक संस्था रजिस्टर हो जाती है। वो आपको इतना तंग करके निचोड़ सकती है कि आपका दम घुट जाए। इसलिए मैंने सोचा कि धर्म के प्रति इनको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये सच सुनना बर्दाश्त नहीं करते। मेरा गाना था कलयुग की सीता, कलयुग की सीता मिलने जज को चली, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इसमें सीता मैया का और इसका क्या ताल्लुक हो गया? कलयुग की रामायण थी, कलयुग की रामायण का उस रामायण से क्या संबंध होगा? मगर इन नकल के अंधों को कौन समझाए? भैंस के आगे बीन कौन बजाए? पत्थर पे पानी कौन डाले? चलो, मैंने कलयुग की रामायण चुना था कि आज का राम क्या कर रहा है, आज का लक्ष्मण क्या कर रहा है, आज की सीता क्या कर रही है। मेरा सवाल वो था कि माँ बाप को कोई हक नहीं कि अपनी संतान का नाम पीर, पैगंबरों, देवी देवताओं, अवतारों पे रखे। अगर रखे तो उनमें वो संस्कार डालें। जो उनको पसंद नहीं आया उन्होंने नाम बदलवा दिए। नहीं, लोग आज भी आते हैं, कई उसके सीन सुनाते हैं, लेकिन उसमें एक ये हुआ कि पाकिस्तान के स्टार्स आए हैं, शायद कोई इंडो पाकिस्तान की बात हो, वो नहीं हुआ। VHS वीडियो नया आ गया था, कोई जाता नहीं था हॉल में, और मेरा उसका क्लाइमेक्स आर्टिफिशियल था। और तीसरा, डीग्लैमराइज्ड बताया था क्लर्क को मैंने अपने आप को। हीरो
बेकार भी हो, गरीब भी हो, तो फिर भी उसमें कुछ ग्लोरी ढूंढते हैं जो नहीं थी उसमें। At all I am to be remembered as a son of wonderful parents and a good citizen of this country. Good and to a very extent honest and dedicated citizen. That's all. मॉडल भारत कुमार। ये पब्लिक की देन है, ये पब्लिक जाने, मैं क्या जानूँ।